जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि ये 2024 में आया हुआ है, 5 मार्च 2024 को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में टुगेदर को क्या लिखा गया है। टुगेदर को उन्होंने क्या लिखा है, देखिए सेम लिख रहे हैं, बस लेटर्स इधर से उधर कर रहे हैं। अब देखिए टी ओ, शुरुआत के 2 लेटर यहां भी सेम है, शुरुआत के 2 लेटर यहां भी सेम है। उसके बाद में लास्ट के 2 लेटर उठा के रख दिए, जैसे कि यहां पे लास्ट के 2 लेटर उठा के रख दिए। अब इसी प्रकार इसको थोड़ा वैसे लिखेंगे, उसके बाद कंफर्म होगा। टी ओ जी ई टी एच ई आर, टुगेदर को क्या लिख रखे हैं, टी ओ ई आर जी ई टी एच। और टुमारो को क्या लिख रखे हैं भाई, टी डबल ओ डब्ल्यू एम ओ डबल आर। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये वाला लेटर और ये वाला लेटर सेम है, यहां पर भी ये वाले पहले लेटर 2 सेम है। अब देखिए बाथरूम को क्या लिखेंगे, पहले तो भाई 2 लेटर तो आपके सेम है, हर जगह है बिल्कुल। अब ई जो है यहां पर ये वाला आया है या ये वाला, देखिए अगर ये वाला आएगा तब भी ओ आएगा यहां से भी, और ये वाला आएगा फिर भी ओ आएगा बिल्कुल। तो यहां पर ओ और डब्ल्यू आए हैं जैसे कि, और यहां पर ई आर आए हैं। क्लियर। यहां पर ओ डब्ल्यू आया है, यहां पर ई आर आया है लास्ट के 2 लेटर। तो इसमें भी क्या आना चाहिए, लास्ट का ओ एम आना चाहिए, बी ए ओ एम। तो बी ए ओ टी नहीं आएगा, बी ए एम ओ नहीं आएगा, बी ए ओ एम आएगा। उसके बाद में ये 2 लेटर आगे रख दिए, तो इसमें 2 लेटर टी एच तक हो गया था, नहीं बी ए हो गया, ओ एम हो गया, टी एच उसके आगे रखेंगे तो टी एच, यहां पर टी आर आ रहा है, जबकि यहां पर क्या आना चाहिए, टी एच आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अगली आकृति क्या होगी। अब देखिए यहां पर ए एन एल है, फिर ए एन एल है, 45 मतलब 90 डिग्री एक एक एंगल घूम रहा है। जैसे ए यहां पर था, अब इसमें यहां पर आ गया, फिर यहां, अब ए कहां पे जाएगा, यहां पर, ए यहां पर आ जाएगा, तो एन जो कहां आएगा, यहां पे, यल कहां पे आ जाएगा भाई, यहां पे, ए एन यल, ए एन यल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज है, कह रहा कौन सा मिरर बनेगा। अब देखिए जो नजदीक वाले यहां पर उल्टा डी है, तो ये ऐसे करके डी आ जाएंगे, दोनों सही के रूप में बन जाएंगे। तो ये शुरुआत में उल्टा बन गया, ये गलत है, ये दोनों सही है, ये भी गलत है, इनमें से कोई एक होगा। अब देखिए ये इस पार को डी बना है, तो ये उस पार को डी बनेगा, और ये अंदर की ओर है तो ये भी अंदर की ओर बन जाएगा। अब डी इस पार का, देखिए ये तो बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, ये बिल्कुल ही सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है ये वाला अंदर की ओर डी बना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग में इसको देखिए, जब भी हम इसको, पहले तो क्या करना है, ऊपर की ओर फोल्ड करना है, तो एक ऐसे बन जाएगा। अब ऐसे कहां कहां बना है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो है ब्लॉक आपका ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल। किसमें किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कट कर सकते हैं। अब जब इस पार को फोल्ड होगा तो ये चीज ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल ये चीज ऐसे, इसमें भी है, इसमें भी है, और जस्ट ये त्रिभुज आपका ऐसे, और ये ऊपर की ओर होगा। अब ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों बनने चाहिए, और दोनों त्रिभुज बनने चाहिए। तो ऊपर की ओर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, ये भी सही है। अब यहां पर ये और सी सेम दिख रहे हैं बिल्कुल। यहां पर देखिए ये बिल्कुल ही साइड में है, जबकि यहां पर बीचों बीच में है, और जबकि होना क्या चाहिए, बीच में ही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें तो ये अंदर की ओर है, तो ये भी गलत हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में डेफिनेट को क्या लिख रखा है भाई? DEFINITE। डेफिनेट को क्या लिख रखे हैं भाई? EUJOJGFD। नंबरिंग करेंगे 4 6 7 10 15 10 21 5। 4 5 6 9 14 9 20 5। अब देखिए 4 से 5 हो रहा है, लेकिन 6 से 20 नहीं, तो 20 से 21 इस पार होना चाहिए बिल्कुल। और 9 से 10, 9 से 10 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, और लास्ट का सेम है और लास्ट का इधर भी सेम है। तो इस बार इसमें भी देखेंगे तो लास्ट वाला लेटर पहले उठा के रख रहे हैं, पहला वाला लास्ट में रख रहे हैं। बिल्कुल लास्ट वाला पहले रखेंगे तो डी आना चाहिए और लास्ट में ए आना चाहिए। तो इसमें पहले डी नहीं है, इसमें भी पहले डी नहीं है, इसमें पहले डी है, इसमें भी पहले डी नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एम एल को एन ओ लिखा गया। एम एल को, एम के आगे क्या आता है? एन आता है, और यल के आगे यल ओ क्या आता है? यल। देखिए यम में कितना जुड़ा है? 13 और फिर 12, यहां पर 14 और 15। यम में कितना जुड़ रहा है? 1, और यल में कितना जुड़ रहा है भाई? 3 जुड़ रहा है। तो 1 जुड़ना चाहिए, फिर 3 जुड़ना चाहिए बिल्कुल। या तो क्या होना चाहिए? 12 में यहां पर 1 कम होना चाहिए, माइनस का 1 इनमें होना चाहिए, और प्लस का 1 इसमें होना चाहिए, या तो ये सीरीज बननी चाहिए बिल्कुल। अब देखिए ओ टी, अब अगर हम यहां से 13 से 14 देखें तो जी के बाद ये आना चाहिए बिल्कुल, +1 है, और 5 से 8 प्लस का 3 हो रहा है, ये वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि +1 और +3 हो रहा है, यहां भी +1 और +3 हो रहा है, तो सेम इसी प्रकार का बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए 27, 17 10 27, 27 और 10 37, 37 और 10 47 आएगा यहां पर, और 25 10 35, 35 और 10 45 आएगा आपका यहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब वो आमने सामने बैठे होंगे बिल्कुल। P2 और P4 P1 के निकटतम पड़ोसी हैं। P2 और P4, तो एक तो यहां पर ऐसे ही बना लो P6। P2 और P4 के निकटतम पड़ोसी P1 है, तो P1 P2 और P4 के बीच में होगा, या तो इस पार होगा, या तो P1 आपका इस पार होगा बिल्कुल। आगे क्या है? P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P5 जो है P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, उठा लो। P5 जो है P3 के ठीक दाईं ओर, P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? P5 बैठा है, तो यहां पर बैठे, या तो P3 के ठीक दाईं ओर P5 यहां पर बैठेगा बिल्कुल। अब कह रहा है कौन सा? P1 P6 की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर P1 यहां पर है, लेकिन क्या P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर P1 यहां पर है? नहीं है, तो ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा, ये सही है। तो अब इसमें बताना है P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? P5 बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब पता है ये क्वेश्चन बिल्कुल लगाने योग्य था ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर दे रखा है P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, और पूछा है कि P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो P5 ही बैठेगा भाई। या तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन 9। कौन सी सीरीज बन रही है यहां पर? WWXXYY।
डब्ल्यू डब्ल्यू तो क्या आएगा एक्स एक्स, मतलब यहां पर एक्स भरा जाएगा। फिर वाई वाई, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई भरा जाएगा, वाई वाई, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई, मतलब एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अगला क्या होगा। क्लियर। अब देखिए बी में 2 जोड़ेंगे डी हो जाएगा, बी में 2 प्लस 2 हो रहा है, एच और 2 जे होता है प्लस 2 यहाँ पे, यल 12 और 2 14, 2 यहाँ पर, मतलब 2 जुड़ रहा है। तो ओ 15 पे आता है, 15 2 17, 17 पे क्या आता है क्यू आता है। तो पहला लेटर क्यू केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और सब गलत हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 6 व्यक्ति एक्स वाई जेड पी क्यू और आर एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, एक्स और जेड एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, मतलब एक्स और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल। बाई जो एक्स के ठीक बाई ओर, एक्स के ठीक बाई ओर कौन बैठा है भाई, बाई बैठा है, और वह भी पी के ठीक विपरीत बैठा है, तो मतलब उसके विपरीत पी हो गया। आर एक्स के बगल में नहीं बैठा है, आर एक्स के बगल में मतलब यहां पर नहीं बैठा, तो आर यहां पर बैठेगा, और जो बैठेगा बचा कौन है क्यू, क्यू आपका यहां पर बैठ जाएगा। बाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी, बाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अंग्रेजी शब्दकोश में इनको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, CONST, तो टी तक तो आप कॉमन मिल रहा है, इसको कट कर सकते हैं, CONST 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 कट हो गया। यहां पर आर है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर आई है, यहां पर आर है। तो देखो सबसे पहले 3 और 4 में से ही कोई आएगा, तो एक तो नहीं आ सकता, एक तो आपका शुरुआत में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एक आर वाला है। तो सबसे पहले 3 और 4 में कौन सा आएगा, तो भाई यहां पर देख लो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो सबसे पहले यहां पर दिख रहा है 4 आएगा, यहां भी 4 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 2 है, यहां भी। अब कंफ्यूजन केवल लास्ट के 2 अंकों में है, 1 आएगा या 5 आएगा, तो केवल हम 1 और 5 को ही चेक करेंगे। क्लियर। तो 1 क्या है और 5 क्या है, यहां पर RAIN है, यहां पर RA है, और यहां पर RU है। R को अगर हटा दें दोनों में से तो यहां पर A है, यहां पर U है, तो A वाला पहले आएगा, मतलब 5 वाला पहले आएगा। तो 5 किस में है, C में है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करना है आपको। SQRSTUV, लास्ट में क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। लास्ट में W यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगली श्रृंखला मतलब अगला पद याद करना है, तो इसमें इनके बीच कितने का अंतर है भाई, 1 का अंतर है। इनके बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। इनके बीच कितने का अंतर है भाई, 8 8 16 का अंतर है। तो आगे क्या जुड़ेगा, मतलब 1 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 1 दूना 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 2 दूना 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 4 दूनी 8 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है। तो 1088 में 64 जोड़ देंगे, 8 4 12, 8 6 14, 1 15, 1152। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मिरर इमेज, 2 क्वेश्चन यहां से तो चांसेस हैं। अब देखिए प्लस और गुणा नजदीक है मिरर के, तो नजदीक ही आएंगे, प्लस आएगा गुणा आएगा। नजदीक है तो नजदीक ही आएंगे, तो प्लस और गुणा। नजदीक यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां माइनस आ गया, और माइनस दूर है तो माइनस यहां पर आ जाएगा। अब देख लीजिए ये आकृति किसमें बन रही है, प्लस माइनस गुणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से 2 संख्याओं और चिन्हों को बदलना है। तो सबसे पहले प्लस और माइनस, 4 और 7 को बदलें। प्लस और माइनस को, तो मतलब 5 और 4 और 7 को, मतलब 5 गुणे में 7, प्लस की जगह पे माइनस 8 और डिवाइड बाई
2 और माइनस यहाँ पर कर देंगे 4, बराबर में क्या आना चाहिए हमारा 35 आना चाहिए। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना होता है माइनस के 8, 7 × 5 = 35। यहाँ पर कितना हो गया भाई 7, यहाँ पर भाई प्लस है, क्या है प्लस, 7 × 5 = 35, यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 4 ये आपस में कट गए, कितना बचा हमारे पास 35 बचा, 35 बराबर 35 आ गया। मतलब पहली ही ये क्वेश्चन हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है यदि इस चीज को 23 लिखा गया, इसको 13, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखो 23 इसको किस प्रकार से आप बना सकते हैं, 3 है तो मतलब प्लस का 3 यहाँ पर प्लस होना चाहिए। 4, 8 और 10 को किस प्रकार से करेंगे 20 आ जाए तो 80, 10 8 80 और 4 से डिवाइड करेंगे 20, मतलब 10 गुणे में 8 डिवाइड बाई 4 और प्लस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 20 + 3, ठीक है, मतलब पहले गुणा करना है फिर भाग करना है। यहां पर भी देख लो 20 गुणे में 4 और प्लस का नहीं डिवाइड का कितना है 10 और प्लस का 5 है यहाँ पर, तो यहाँ 10 नीचे लाएंगे भाई, 20 गुणे में 4 डिवाइड बाई 10, 10 दूनी 20 और प्लस का 5 है, तो 4 दूनी 8 5 13, 13 आ गया बिल्कुल। तो ये हमारा रूल नियम सही है, पहले गुणा फिर डिवाइड फिर प्लस। तो 8 गुणे में 12 डिवाइड बाई 6 प्लस का 4, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 24 और प्लस 4 28 आना चाहिए, कितना 28, गलत हो गया, 6 दूनी 12, 2 8 16, 2 8 16 और प्लस 4 कितना आना चाहिए 20, यहाँ पे 24 कर दिए तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कथन और निष्कर्ष, कोई x w नहीं है, कोई x जो है वो w नहीं है, मतलब x जो है वो w नहीं है तो भाई w इधर होंगे, बिल्कुल होंगे। कुछ y x हैं, मतलब कुछ y x हैं, मतलब y कुछ x हैं तो कुछ x y भी होंगे। अब क्या कह रहा है कुछ y w नहीं है, कुछ y w नहीं है, बिल्कुल कुछ y जो है वो w नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। और सभी w y हैं, क्या सभी w y हैं, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, कुछ y w नहीं है, कुछ y w नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है अगली आकृति आपको चुननी है, जैसे यहाँ पर एक थे, यहाँ पर सबसे पहले इसमें बढ़ाए, अब उसमें बढ़ाए, अब किसमें इसमें बढ़ाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। अब बीच में कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, वो भी ये यहाँ पर एक वर्ग आ गया गलत, इसमें भी यहाँ वर्ग आ गए, ये भी गलत, क्योंकि वर्ग वैसे तो बन नहीं रहे हैं, त्रिभुज वैसे बन रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही होगा, आकृति मैच हो रही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है यम गुणे का अर्थ है यम यन का पिता है, क्या है यम यन का पिता है, तो इसका ट्री बनाएंगे। यम जो है यन का पिता है, यम है यन का पिता है, हमें इसका ट्री बनाना है, किसका बनाना है भाई, इसका ट्री बनाना है, ना कि उसका। टी डिवाइड बी, मतलब टी डिवाइड बी का मतलब है टी वी का बेटा है, टी जो है वी का बेटा है, ठीक। v प्लस डब्लू, v प्लस डब्लू का मतलब v जो है w की पत्नी है, v w की पत्नी है, v जो है वो w की पत्नी है, क्लियर। w गुणे u, w गुणे u का मतलब है जो w है वो u का पिता है, w जो है वो u का पिता है, क्लियर। ये आपस में भाई 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 बहन भी हो सकते हैं। अब बताना है W का T से क्या संबंध है, W का T से क्या संबंध है, मतलब W कौन है T का, W भाई पिता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही है, बहुत ही इजी सवाल था। अब हम मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के। कह रहा है एक वस्तु 30% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 2240 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मैंने वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया x, जब 30% की छूट देंगे तो 70% पे बेचेंगे, और जब 50% की छूट देंगे तो 50% पे बेचेंगे, और बेच कितने की रहे हैं भाई 2240 रुपए की,
क्लियर। 50 कम 50 दूने, 0 से 0 कट गया, 7 से 1 कट रहा है, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 2 और 20 हैं तो 16 दूनी 32 दूना 64, 1 0 और 1 0 ये वाला 6400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6400। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, तीन संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। तो हम तीन संख्याएं मान लेंगे x y z हैं। क्या है x y z है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत का मतलब x प्लस वाई बटे में 2 हो गया। कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से कितना अधिक है, ये 20 अधिक है। तो 20 को हम यहां पर लिख देंगे, बराबर कर देंगे। यही तो कह रहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, पहली और तीसरी के बीच अंतर आपको ज्ञात करना है बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, x प्लस वाई और प्लस 20 दूना 40 यहां पर कर देंगे, 20 दूने 40 बटे में 2 और बराबर में y प्लस जेड बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए y से y आपका कट गया तो यहां पर आएगा x माइनस जेड और बराबर में माइनस का 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 40। पहली और तीसरी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा भाई, 40 का हो जाएगा। ये निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आएगा माइनस का, क्योंकि अधिक है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, जब माइनस उस पार जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। कितना, प्लस का, ये प्लस का 40, मतलब उन पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना आएगा, 40 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। इसे 46 बटे 7 ऑफ का मतलब गुणा माइनस 92 बटे में 14 और डिवाइड को गुणे में बदलेंगे और उल्टा कर देंगे संख्या। क्या कर देंगे, उल्टा। अब देखिए यहां पर गुणा है तो पहले हमको गुणा ही करनी है। 7 3 21, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 गुणे 3 ये आ गया, माइनस 23 से कट रहा है 4 बार और 14 चौके 14 चक्कू 56, 4 चक्कू 16, माइनस का 16, 3 3 9, 3 दूनी 69 माइनस 16 करेंगे, 9 से 6 गया 3, 6 से 1 गया 5, 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 संख्याओं का औसत 72 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ दें तो औसत कितना हो जा रहा है, 144 हो जा रहा है b का मान। देखिए प्रत्येक संख्या में जो भी जोड़ेंगे वो वही औसत में ऐड होगा। तो क्या संख्या जोड़ी गई, औसत से हम औसत घटा देंगे, ये पता चल जाएगा। प्रत्येक में हमको क्या जोड़ा था, हमने 72 ही जोड़ा था। क्या जोड़ा था, 72 जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति को 70 रुपए में 54 कुर्सियां बेचने पर 30% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। देखिए कुर्सियां यहां भी सेम है, कुर्सियां यहां भी सेम ही हैं। अब 70 रुपए में बेचा है तो 30% की हानि हुई, मतलब 100 रुपए की वस्तु आपने 70 रुपए में बेची, तभी तो 30% की हानि हुई होगी। क्लियर। अब 15% का लाभ लेने के लिए यही चीज हमको 115 में बेचनी पड़ेगी भाई। क्लियर है। तो कितने रुपए की बेचनी चाहिए, 115 रुपए में बेचनी चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यदि बाई किसी काम का 3/5 भाग 60 दिन में करता है, 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिन में, तो 1/10 भाग कितने दिन में करेगा। 1/10 की वैल्यू निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम क्या रखते हैं, गुणे में, और इसको हम रखेंगे बटे में, मतलब 3 और बटे में 5 होगा। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 2 और 2 से इसको डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितने दिन में काम फाइनल हो जाएगा, 10 दिन में काम फाइनल होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 77-90 रुपए है। यदि हानि परसेंट 18% हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य। अब 18% की जब हानि पर बेचेंगे तो कितने परसेंट पे बेचेंगे, 82% पे बेचेंगे। रुपए में 82 तो कितना है, 70-90। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। 77-90 गुणे में 100 बटे में 82 कितने से कट रहा है भाई, 41 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 3 6,
1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 नेम 18, कितना बचा 1 2 पंचे 10, 38 95। 38 95 को जब हम 41 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 नेम 36, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, कितना बचा 0 2 5, 5 से 95, कितनी बार जाएगा? 95 बार जाएगा। और ये 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। यदि जी एच जे 5 3 2 और जे के 2 5 हैं तो जी के का मान ज्ञात करें। कह रहा जी एच और जे और के का भी निकालना है ना। तो 5 3 2 है और जे और के का कितना है? 2 और 5 है। तो भाई इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? हर जगह से 2 से 2 कट रहा है तो कितना बचा? 5 3 2 और 5, किसका निकलना है? जी और के। जी का 5 है और के का 5 है। 5 से 5 कटेगा तो 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 माह में दोगुनी हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल अगर x था तो अमाउंट कितना हो जाता है? 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमको मिला होगा? x मिला होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। क्या होता है? PRT/100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट x है, प्रिंसिपल भी x है, रेट हमको निकालनी है। टाइम कितना है? 11 वर्ष 6 माह। 11 वर्ष 6 माह का मतलब 11.5 वर्ष। 11 दूनी 22 से 23/2 कितना हो जाएगा? 23/2 और बटे में 100 तो है। तो x से x r बराबर कितना हो जाएगा भाई? 200/23 हो जाएगा। 200/23, जब 200/23 से 23 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाई? 8 बार। 8 3 24, 8 दूनी 16, 17 18, 184। और 9 बार अगर करेंगे तो 9 3 27 और 9 दूनी 18 19 20। 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा 184। शुरुआत में 8 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दो में से कोई होगा। तो कितना बचा भाई? 16 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार ही जाना चाहिए कि 6 बार चला जाएगा? देखते हैं भाई। 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 बार जाएगा। 8.6, 8.69 कहाँ है? यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है मान बताइए, इस समीकरण का मान बताना है भाई। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और 8 का इससे मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा। और 100 और 102, 102 से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 से 6 गया, 6 इकाई अंक 6 आना चाहिए, किसी में नहीं है, 86। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी राशि का 60% 120 है, x का 60% कितना है? 120 है मान लिया। 6 दूनी 12, तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। कितनी राशि कितनी है भाई? 200 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12। यदि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं, वर्क हमेशा नीचे रहता है। 27 आदमी हैं, कितना खेत काटते हैं? 225 हेक्टेयर, कितने दिनों में? 15 दिन लगते हैं। तो 33 आदमी 165 हेक्टेयर खेत कितने समय में काटेंगे? यही तो बताना है। बिल्कुल। 11 3 33, 11 1 कम 11, 11 5 55, 3 5 15, 5 यहाँ बचा ना। 15 से 15 15 205, 5 3 15, 3 नेम 27। D2 बराबर कितना आ गया? 9। D2 बराबर कितना आ गया? 9 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? भाई 25 के विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक 25 से पूर्णतः कटे। 25 या 75 कट रहा है, 75 कट रहा है, 25 से 25 कट रहा है, 85 आपका नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 3000 है,
और विक्रय मूल्य 2400 रुपए, तो छूट परसेंट कितनी छूट दे रहा है भाई, 600 रुपए की छूट दे रहा है। कितने पे, 3000 पे, गुणे में 100, कितने पे, 3000 पे। डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी छूट हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। अब 8:9 है, मतलब 8/9, तो कितना जाएगा भाई, 9 8 72, 9 9 81, तो 9 8 72, 9 8 72, 0.88 के आसपास, बिल्कुल। 2/5, 5 चौके 20, 0.4 आएगा। 7/11 का मतलब 11 छंगा 66, 0.6 आएगा। सबसे छोटा कौन है भाई, 0.4 है, मतलब बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सॉल्व करें भाई। सरलीकरण के क्वेश्चन काफी देखने को मिले। तो 15 छक्का 90 कितना होता है, 15 छक्का 90 होता है। और देखते हैं, वैसे इसमें अगर कॉमन लें तो कॉमन मल्टीपल ही कर लो। 15 छक्का कितना होता है भाई, 90 होता है। 0.2 के बाद तो 0.90 आ गया, प्लस 24 पंचे कितना होता है भाई, 120 होता है। और 0.2 के बाद तो 1.20 हो गया, प्लस 75 चौके कितना होता है, 300 होता है, 300, और 0.2 के बाद तो 3 हो गया। तो 0.90, 1.20 और 3.00 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 2 11, 4 और 5, 5.10, मतलब 5.10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल स्पीड आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है, ये मतलब डिफरेंस है आपके टाइम का, तो हम टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। दूरी बराबर कितना है आपका, 960 है, बिल्कुल। मैं स्पीड चाल मान लूंगा, कोई मान लू x मान लू, कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो भाई 960 बटे में x, ये समय लगेगा। और अगर 40 कम कर देंगे तो 960 बटे में x माइनस 40, तो ये समय लगेगा। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 घंटे। कितना है, 4 घंटे। अब यहां से 960 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x माइनस 40 इक्वल टू में 4। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 240 उस पार चले जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 40 माइनस का x अपान में x और x माइनस 40 बराबर में कितना आ गया, 1y में 240। अच्छा x से x कट गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 40, और ये इस पार आएगा तो गुणे में 240 हो जाएगा, और बराबर में x माइनस 40। क्लियर। कितना आ जाएगा, x और x माइनस 40 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसमें मान आपको पुट करना है। क्या करना है, या तो इसको सॉल्व करेंगे आप, या तो आप इसमें से मान पुट रख के देख लें और कौन सा सही आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 150 रखेंगे तो भाई 150 150, और 150 से 40 गया तो कितना आता है, 110। क्या ये है स्थिति, नहीं है, तो 150 तो नहीं होगा। 120 को रख के देखें, 120 को रखेंगे तो 120 और गुणे में 120 से 40 जाएगा तो 80। अब 80 को हम इसमें तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 और 2 चौके 8 40, मतलब 240 और 40 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा ऑप्शन से यहाँ पर लगा सकते हैं, 120 आ जाएगा। कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अगर 100 को रखेंगे तो 100, और 100 से 40 गया तो 60। क्या ये इसके बराबर होगा, कभी नहीं होगा। 80 रखेंगे तो 80, और 80 से 40 गया 40, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 5 लाख रुपए है। कार के प्रत्येक 10% कमी हो रही है। 5 लाख था, 10% की कमी होगी तो कितना बचेगा भाई, 90 बटे में 100। फिर अगले वर्ष कितना बचेगा, 90 बटे 100। 3 वर्ष है तो फिर से 90 बटे 100, बिल्कुल।
अब देखिए 6 जीरो नीचे हैं, 5 जीरो ये कट हो जाएंगे, 1 2 6 जीरो, तो 5 जीरो 1 ये कट हो जाएगा। किसका मल्टीपल है? 9 गुणे 9 गुणे में 9 और ये 1 और 2 डबल जीरो लास्ट में, तो लास्ट में डबल जीरो सभी के हैं। इकाई का अंक क्या आएगा भाई? 9 9 81 9 700 9 5 50। इकाई अंक भी 5 आएगा, तो ये यहाँ तो 2 आ रहा है, ये वाला गलत, इनमें से कोई होगा। तो इसका कितना होता है? 729 क्यूब होता है ना 729, और ये 10 का जीरो है इसमें। 5 से गुणा करेंगे, 5 ने 45, 5 दूनी 10 4 14, लास्ट में 45, यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी, भाई गुणा ही कर लो 14, 5 से तो 35 और 1 36, कितना हो गया भाई? 36। और 1 जीरो ये था, यह मतलब डबल जीरो थे ना, तो 36, 3,64,500, 3,64,500 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक आयत की लंबाई 11.11% की वृद्धि मतलब की जाती है, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने % घटाई जानी चाहिए? देखिए 11.11% वृद्धि की जाती है, मान लिया 100 थी, 11.11 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 111.11। अब कितनी कम करें हम? 11.11 कम करें, किस पे कम करें भाई? 111.11 में कम करें, और गुणे में 100 कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? और डिवाइड बाई 5 बार, 1 2 3 4 5, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, 9.9 करके आएगा, लगभग में 10%। या तो इसका दूसरा तरीका क्या है भाई? 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। कितनी होती है भाई? 1/9 होती है। अब कह रहा है कितनी घटाई जाए, तो कितनी घटाओगे भाई आप? 1 घटाओगे, किसमें से? टोटल कितना है? ये 10 है, और गुणे में 100 कर देंगे, आपका आसानी से कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो तरीके हमको दोनों आने चाहिए, कभी कभी ये वाला सरल पड़ता है, लेकिन ज्यादातर आपको फ्रैक्शन से ही कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान। 110 का 15% प्लस 125 का 50%, 0 से 0, 0 से 0 बटे में 10 है, तो इसका भी गुणा कर लें पहले। 15 एकम 15, 15 एकम 15 16, 165 प्लस 125 पंचे कितना होता है? 125 पंचे 625, और बटे में कितना है? दोनों के 10 है। 625 और 165 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 65 और 5 कितना होता है? 70, 90, 790, कितना हो गया भाई? 790, और बटे में 10 है। 0 से 0 कटेंगे, कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आज का हमारा यही। थैंक्स। तो फ्रेंड्स आइए अब हम एसएससी जीडी के जो जीएस का पोर्शन होता है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जीएस का, कह रहा है मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, एंड ऑप्शन डी है निशानेबाज। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निशानेबाज। असल में 2024 का जो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसका नाम है ध्यानचंद। क्या नाम है? ध्यानचंद पुरस्कार। और कब का? 2024 का। तो वो 4 लोगों को दिया गया है। किन लोगों को? 4 लोगों को दिया गया है। तो इनमें से एक आपकी क्या है? मनु भाकर है। कौन है? मनु भाकर है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और ये क्या खेलती हैं? तो ये निशानेबाज हैं। 10 मीटर पिस्टल, इस कैटेगरी में वो क्या है? एक निशानेबाज है। वही जो 4 लोगों को दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार 2024, तो दूसरे जो है वो है डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश हैं, और इन्होंने जो है 2024 में सबसे एक उपलब्धि हासिल की है कि सबसे कम उम्र के, कैसे? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इन्होंने फाइनल में जो चीन के खिलाड़ी थे उन्हें हराया था। ठीक है। एक और खिलाड़ी है, 4 लोगों को दिया गया है, जिनका नाम है पी
PR सीरीजेस, क्या है? PR सीरीजेस। तो ये जो है हॉकी खिलाड़ी हैं भारत के, क्या खेलते हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इन्हें भी जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और चौथा नाम, कुछ नाम मुझे पूरा नहीं याद है, बस प्रवीण करके उनका नाम है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको जो है आपको समझ के जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट जनगणना के ऊपर है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, आपके ऑप्शन है ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक यही आई, सबसे लास्ट में यही आई है। अगर पूछे कि जनघनत्व, क्या पूछे भाई? जनघनत्व पूछे, जनघनत्व पूछे तो भारत का कितना है? 382 जनघनत्व है। अगर इसमें सबसे ज्यादा राज्य वाला पूछे जनघनत्व किसका है, सबसे अधिक पूछे जनघनत्व किसका है, तो अभी हम जस्ट देख चुके हैं सबसे अधिक किसका है? बिहार का है। किसका है? बिहार का है। फिर नंबर 2 पे बिहार के जस्ट बगल में एक राज्य पड़ता है वेस्ट बंगाल। फिर नंबर 3 पे केरल, नंबर 3 पे क्या पड़ेगा? केरल। और नंबर 4 पे अपना यूपी पड़ता है। तो सबसे ज्यादा बिहार का, फिर नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल का, नंबर 3 पे केरल का और नंबर 4 पे यूपी का। ये तो सबसे अधिक हो गया। अगर सबसे कम पूछ ले, क्या पूछे? सबसे कम पूछे तो आंसर आएगा एपी। एपी का मतलब यहाँ पे क्या है? एपी का मतलब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे मात्र लगभग में 17 लोग ही 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, लगभग में 1100 के आसपास जो है लोग रहते हैं बिहार राज्य में, ठीक है। अगर वहीं यूटी पूछे कि सबसे अधिक जनघनत्व किस यूटी में है, तो नो डाउट आप अनुमान लगा के बता सकते हो दिल्ली का जनघनत्व जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इतनी सी बात हो गई है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो खैर उसने जनघनत्व के बारे में ही पूछा था, और देख लेते हैं। अगर पूछे भाई साक्षरता दर पूछे भारत की, साक्षरता दर पूछे भारत की, तो साक्षरता दर है 74.04%। हालांकि अगर आप खाली 74% भी ध्यान रखोगे तब भी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। और इसमें भी कभी हार्ड क्वेश्चन बनता है तो पूछता है, बताइए भाई महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है। अगर महिलाओं की पूछे तो इनमें से आपको 9 घटा देने हैं, 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 65। कितना ही तो होगा? 65 के बाद में कुछ पॉइंट में और भी है, लेकिन हमें मोटे तौर पे ओवरऑल 65% ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर पुरुषों की पूछे तो इसमें जस्ट 8 हमें जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 72 पॉइंट और कुछ परसेंट के आसपास आएगा। क्या क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? क्योंकि ऐसे रिलेट करके ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रह जाएगा, वरना हो सकता है आप डाटा में कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन दूर करोगे? तो देखिए भाई, आपको पता होगा भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। गांव में लोग जो है लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी साक्षरता दर कम रह गई। कितनी? 65। वहीं पुरुषों को लोग पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो उनकी साक्षरता दर महिलाओं से अधिक है, ठीक है ना। क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वहीं अगर पूछे कि राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है, तो आंसर दोगे केरल। क्या आंसर दोगे? केरल। नंबर 2 पे दोगे मिजोरम। नंबर 2 पे क्या है? मिजोरम, ठीक है ना। सबसे अगर कम पूछे सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तो नो डाउट आप आंसर वही लगाएंगे जो अभी क्वेश्चन का जो आंसर था, बिहार। सबसे कम किसकी है? बिहार की है, ठीक है ना। फिर अगर लिंगानुपात पूछे, क्या पूछे? लिंगानुपात पूछे, लिंगानुपात, तो भाई लिंगानुपात कितना है भारत का? 943 है। कितना है? 943 भारत का लिंगानुपात है। अगर पूछे सबसे ज्यादा किसका है, अगर क्या पूछे सबसे ज्यादा अर्थात अधिक किसका है, तो बताओगे केरल। क्या बताओगे? केरल। फिर आपका पास है यहाँ पे पौंडुचेरी। क्या पास है? पौंडुचेरी है। फिर आपका तमिलनाडु है। फिर क्या है आपका? ता का मतलब यहाँ पे क्या है?
तमिलनाडु है, ठीक है ना। और अगर सबसे कम पूछ ले, सबसे कम वाला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कम वाला हम कहाँ पे, यहाँ पे बता देते हैं सबसे कम, ठीक है ना। सबसे अगर कम पूछे तो क्या बताओगे आप, तो बताओगे हरियाणा। क्या बताओ, सॉरी हाँ ठीक है, हरियाणा, लिंगानुपात की बात हो रही है ना, हरियाणा। तो हरियाणा का कितना है आपका, हरियाणा का है आपका 879। और नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आपका जेके जम्मू कश्मीर आता है, जिसका जो है कितना है आपका, जिसका लिंगानुपात है 889। कितना है, 889 है, ठीक है ना। तो क्या इतनी बातें क्लियर हुई हैं जनगणना के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, और जितना हो सकता है आप सपोर्ट भी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिए हैं तो इनके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, जो भारत में महिला का उत्थान है, या कह सकते हो जो महिलाओं के लिए काम किया सबसे ज्यादा, वो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही हैं, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से असल में बिलोंग करते थे, कहां से, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के ये बेसिकली थे, मूल निवासी थे, वहां से बिलोंग करते थे। और जो विधवा विवाह होता है, क्या होता है, विधवा विवाह, ठीक है ना। तो इसको लेकर भी इन्होंने काम किया, क्योंकि पहले जो हमारी सोसाइटी हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, तो विधवा विवाह को स्वीकारती नहीं थी, ठीक है ना। इन्होंने काम किया और इसको अलाउ करवाया था। क्या करवाया था, अलाउ करवाया था कि हाँ ये सही है, अगर कोई लेडी है जिसका पति मर जाता है तो वो दोबारा जो है शादी कर सकती है। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और भारत में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी की भाई, तो एक बार फिर से समझिए, आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। कब की, तो 1875 में। कब की, 1875 में। और कहाँ की, तो मुंबई में की। कहाँ की, मुंबई में की। वहीं इन्होंने नारा भी दिया था, क्या दिया था, वेदों, क्या दिया था भाई, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने जो है नारा दिया था, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर ले, तो राजा राम मोहन राय को भारत में जो है पुनर्जागरण, नाम आपने जरूर सुना होगा, नाम क्या है, पुनर्जागरण का जनक या जनक को ही दूसरी भाषा में कह सकते हैं अग्रदूत, ठीक है ना, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और इनकी ही बदौलत भारत में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक था तो उसके कार्यकाल में इन्होंने क्या किया था, जो सती प्रथा, क्या होती है, सती प्रथा, इस पे प्रतिबंध लगाया था। क्या लगाया था, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना। क्या क्लियर है सारी चीजें, ओके। चलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण परमहंस मिशन, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। और जानिए, इनके जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र दत्त नाम था। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त नाम था। इन्होंने जो है अमेरिका के कब भैया, तो 1893 में, एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, आई थिंक मैं सही हूँ, 1893 हो सकता है या 1897 हो सकता है। अमेरिका के शिकागो में, कहाँ, तो यूएसए के कहाँ पे, शिकागो असल में क्या है, एक शहर है अमेरिका का, बहुत बड़ा, बहुत जाना माना शहर है। वहां पे जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, क्या हो रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था,
तो इस सम्मेलन में इन्होंने हिंदू धर्म के लिए रिप्रेजेंट किया था और एक स्पीच दी थी। तब से इनका मान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, ठीक है ना, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। कौन सी? जैसे कर्मयोग, भाई नाम ध्यान रखना प्लीज, पूछी जाती है। कर्मयोग है ना, ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, राजयोग, राजयोग। तो इन्होंने कुछ ये किताबें जो हैं लिखी हुई हैं। प्लस एक चीज और ध्यान रखिए, जो स्वामी विवेकानंद है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इन्हीं के जन्म को लेकर भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इन्हें ही भारत में यूथ आइकन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यूथ आइकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या सारी बातें क्लियर हुई हैं? उम्मीद है मुझे कि बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए जब इतनी बढ़िया मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाए, लेकिन आपको जो पैसेंस है वो बना के रखना है, क्योंकि अगर चीजें समझनी है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 निम्न में से किस देश ने जीता? T20 की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, या फिर साउथ अफ्रीका ने जीता, या फिर भारत ने जीता, या फिर इंग्लैंड ने जीता। ओके, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने बहुत दिनों के बाद में जो है T20 विश्व कप जीत लिया। ठीक है ना, और ये कुल मिला के दूसरी T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत है। कौन सी? सेकंड भारत की जीत है। ठीक है ना। अगर हम बात करें और बात कर लेते हैं हम किसकी बात? हाँ, अगर पूछे भाई अगला, अगर क्या पूछे अगला टी नहीं, अगला ओडीआई, ओडीआई का मतलब वनडे। ठीक है ना, अगला ओडीआई अगर जो है पूछे कि विश्व कप कहाँ होगा, तो अगला जो ओडीआई है वो आपका कहाँ होगा भाई? अगला ओडीआई आपका साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे है। ठीक है ना, वहां पे खेला जाएगा अगला ओडीआई। ठीक है ना। चलिए आगे एक बात और जान लीजिए, कभी कभी बहुत ज्यादा जो हमारा क्रिकेट है उसके इतिहास से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए भाई पहली बार जो क्रिकेट था तो वो कब और कहां खेला गया? तो 1877 में खेला गया। दो टीमों के बीच, एक तो अपनी ऑस्ट्रेलिया थी और एक इंग्लैंड। ठीक है ना, तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पहले वाले जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम में बनते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? ऑप्शन आपके ये रहे हैं, ऑप्शन ए है बॉयल का नियम, ऑप्शन बी है आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन सी है गै-लुसेक का नियम, ऑप्शन डी है चार्ल्स का नियम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल का नियम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अभी हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय साइट को भारत की 43वीं विश्व धरोहर साइट का दर्जा दिया है? ठीक है ना, तो कह रहा ऑप्शन है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है, तो क्या उसे दिया है, या होयसलेश्वर साम्राज्य के पवित्र स्थल या इन्हें मंदिर भी बोल सकते हो, क्या इन्हें दिया है, या फिर काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर इन्हें दिया है दर्जा, या फिर असम का मोईदाम। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पे नंबर जरूर देख लेना किस नंबर की बात हो रही है ना। 43वीं मतलब जो 2024 में सबसे लास्ट में जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर साइट में शामिल किया तो उसकी बात हो रही है। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, असम का जो मोईदम है वो भारत में रिसेंटली 2024 में 43वीं यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। बात कुछ यूनेस्को की कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड, क्या फुल फॉर्म होती है? यूनाइटेड
नेशन, यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल, फिर साइंटिफिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी अगर स्थापना पूछे कब हुई थी तो भाई इसकी स्थापना बताओगे 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका एचओ पूछे, एचओ का मतलब है इसका हेड ऑफिस पूछे तो आंसर क्या आप बताएंगे? तो जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, क्या राजधानी? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है आपका पेरिस होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें भारत में अभी तक 2024 के अंत तक 43 साइटें हैं। कितनी है? 43 है। अब देख लेते हैं कुछ शुरुआती साइट जो है इसने शामिल की थी भारत की, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो क्या है? जैसे अजंता, कौन सी साइट है? अजंता की गुफा, आपने नाम खूब सुना होगा। अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है। क्या है? अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है। और दोनों ये कहाँ पड़ती हैं आपकी? तो महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ पड़ती हैं भाई? तो महाराष्ट्र में दोनों आपकी पड़ती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप बोल सकते हो और कौन सा भाई? आगरा का ताज। क्या आंसर आएगा? आगरा का ताज। तो लगभग में 4 साइटें ऐसी थी जिन्हें पहली बार 1883 में भारत में इन्हें जो है यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था, ठीक है ना। अब कुछ लास्ट वाली देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लिखा हुआ है तो इसी को समझ लेते हैं हम। असम का मोईदाम असल में ये समाधि है। जैसे आपने मिस्र का पिरामिड सुना होगा तो वैसे ही असम का मोईदाम जो पिरामिड है या कह सकते जो समाधि स्थल है तो उसे शामिल किया गया। तो इसका नंबर क्या है? 43वां। ये नंबर जरूर ध्यान रखोगे। और 2024 में ये रिसेंटली जो है साइट शामिल की गई, ठीक है ना। फिर ये जो 2 मंदिर हैं शांति निकेतन और ये कौन से? शांति निकेतन और आपका ये जो है तो इसमें से भाई हाँ ये जो है इसको 42वां दर्जा दिया गया, मतलब 42वीं ये साइट है भारत की, ठीक है ना। वहीं 41वीं कौन सी है? तो 41वीं आपकी ये रहे हैं। 41वीं कौन सी है? ये है, ठीक है ना। 41वीं आपकी ये रही है, ओके। शांति निकेतन, होयसलेश्वर के मंदिर और शांति निकेतन, ओके। तो आपको जो है इतने ध्यान रखने, मुझे इतने कंफर्म है, इसका मुझे नंबर नहीं कंफर्म है कौन से नंबर का ये है। आई थिंक 39 हो सकता है, या जब ये शामिल की गई थी ना तो इसके साथ में धौलावीरा भी शामिल किया गया था। अब मैं नंबर में यहाँ पे कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि कौन सा नंबर इसका होगा, लेकिन यह है कि धौलावीरा और काकतीय रुद्रेश्वर जो रमप्पा मंदिर है आपके आंध्र प्रदेश में, तो उन्हें शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण, अब इसको इंग्लिश में देख लेना यहाँ पे, नहीं तो हिंदी में हो सकता है कि आप जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। फील्डिंग प्रतिबंधों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पावर बैटिंग के रूप में जाना जाता है, या पावर ओवर के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन सी पावर प्ले के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन डी पावर पिच के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पावर प्ले के रूप में जाना जाता है। असल में होता क्या है कि जैसे खेल शुरू होता है तो कुछ ओवरों तक जो हमारे बैट्समैन होते हैं तो उनको खुल के खेलने का अवसर दिया जाता है। तो फील्डर्स होते हैं वो एक घेरा बना होता है, ऐसे ना, ऐसे घेरा, तो उसके अंदर ही उन्हें जो है लगाया जाता है ताकि अगर जो बैट्समैन है वो दूर दूर हिट करे तो बॉल को दूर दूर हिट कर ले, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? पावर प्ले बोला जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग वर्ष पूर्व हुई थी। कह रहा है कब हुई थी भाई? 2000 वर्ष पूर्व हुई थी, या 6000 वर्ष पूर्व हुई थी, या 8000 वर्ष पूर्व हुई थी, या 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
8000 वर्ष पूर्व जो मेहरगढ़ है, क्या है, मेहरगढ़ है, ये वर्तमान में आपका पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाक में पड़ता है, मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। और ये जो है भारत में जो नवपाषाण जो नवपाषाण काल था, तो उसकी एक साइट है और कहा जाता है कि यह सबसे पुरानी बस्ती है। ठीक है ना, क्या है? सबसे पुरानी ज्ञात बस्ती है। यहाँ पे मानव के बसने तथा पशुपालन तथा किसके पशुपालन के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। ओके, कुछ बात आपकी हड़प्पा घाटी सभ्यता से भी कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है हड़प्पा घाटी सभ्यता। ठीक है ना, 1921 ध्यान रखोगे। और दयाराम साहनी ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पूछा जाता है हड़प्पा घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921 और दयाराम साहनी ने की। पूछा जाता है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होगा, सबसे पश्चिमी कौन सा होगा? तो पूर्वी कौन सा होगा भाई? आलमगीरपुर। कौन सा होगा? आलमगीरपुर होगा, जो कि कहाँ? यूपी के मेरठ में। नदी पूछे तो हिंडन, नदी पूछे तो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा आपका? हिंडन। ठीक है ना, पश्चिमी पूछे तो सुतकांगे डोर होगा आपका। ओके, दक्षिणी पूछे तो दैमाबाद होगा भाई। क्या पूछे? सबसे दक्षिणी दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र में पड़ेगा। उत्तरी पूछे तो मांडा, उत्तरी पूछे तो क्या भाई? मांडा, और जो कि जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है। ओके, कुछ और भी पूछता है, चलिए खैर इतना ही रखो, नहीं तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एवं एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। कह रहा है एक तरीके से प्लान था और इस प्लान को किस नाम से जाना गया? पुणे प्लान के नाम से जाना गया, या फिर बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया, या फिर आगरा प्लान के नाम से जाना गया, या फिर नई दिल्ली प्लान के नाम से जाना गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया, क्योंकि 1900 जैसा कि ऊपर क्वेश्चन कह रहा है 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। क्या? बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। इस प्लान में जो है मुंबई के मतलब बॉम्बे के 8 उद्योगपति, कौन? तो 8 जो बिजनेसमैन थे, उद्योगपति, है ना, तो ये सामने आते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है खर्च करने की बात करते हैं कि 1900 हम जो है मतलब भारत में विकास को कैसे अंजाम दे सकते हैं, किन किन आयामों पे हम ज्यादा खर्च कर सकते हैं और कैसे हम विकसित हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना, बस ये 15 वर्ष के लिए लॉन्च की गई थी योजना। 15 वर्ष के लिए ये क्या की गई थी? लॉन्च की गई थी। इसके भी बहुत ज्यादा लक्ष्य थे। कहा गया था कि भाई जो कृषि है उसकी उपज, कृषि की उपज या उत्पादन को 2 गुना बढ़ाना। क्या करना? 2 गुना बढ़ाना। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखोगे। बॉम्बे प्लान 1944 में आपका क्या किया गया था? लाया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय डांस है वो आपका कुचिपुड़ी है। और वर्तमान में शास्त्रीय डांसों की संख्या है कितनी? तो देख लीजिए एक बार भाई, शास्त्रीय डांस, ठीक है ना, शास्त्रीय डांस तो कितनी है? तो इसकी संख्या है आपकी 8। ठीक है ना, कितनी है? 8। सबसे पुराना पूछे तो भारतनाट्यम, क्या होगा? भारतनाट्यम सबसे क्या है? ये पुराना डांस है। ओके, और अगर यहाँ पे शास्त्रीय भाषाएं पूछ ले, शास्त्रीय भाषा भाई पहले कितनी थी? पहले 6 थी, लेकिन 2024 के अंत में 5 और जोड़ दी गई, तो टोटल में
कितनी हो गई, तो टोटल में 11 हो गई है, ठीक है ना, कितनी हो गई है, 11 हो गई है। वहीं अगर तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय डांस पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, आपको 2 ध्यान रखने हैं यहाँ से। तमिलनाडु, ये भारतनाट्यम जो मैंने अभी बताया है ये आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का ही शास्त्रीय डांस है, ठीक है ना। असम, असम से ध्यान रख सकते हो, जैसे बिहू आपका डांस भी है, महोत्सव भी है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपका असम से बिलोंग करता है। और उत्तर प्रदेश से ध्यान रखेंगे आप, इसका नाम है कथक। क्या नाम है, कथक। जैसे ही कथक का नाम आप लेते हैं तो आपके दिमाग में एक नाम आना चाहिए, बिरजू महाराज। नाम क्या आना चाहिए, बिरजू महाराज नाम आना चाहिए, क्योंकि ये भारत के कथक डांस में बहुत ही ज्यादा क्या है आपके फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन ए का मतलब है यहाँ पे कथन ए कह रहा है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएं आती हैं। तो बिल्कुल ही राइट जवाब है, ऐसा है, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तहत हम जो नकदी है उसको भी रखते हैं और जो बैंक जमाएं हैं उनको भी रखते हैं। कथन बी दे रहा है, कह रहा ए 2 प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक है अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीआई। तथा व्यावसायिक बैंक व्यवस्था, क्या व्यावसायिक बैंक जो व्यवस्था यानी जो प्राइवेट बैंक होती हैं, या बोल सकते हो जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं। क्या होती हैं, वाणिज्यिक, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, तो उनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा क्या ये भारत में करेंसी को जो है बनाती हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आरबीआई तो सही आंसर है, क्योंकि आरबीआई का काम है बैंक जो नोट्स होते हैं, जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसको छापना, उसको बनाना, लेकिन ये व्यवसायिक बैंकों का काम नहीं है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन की पहचान करिए, तो ओनली ए वाला ही सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बिल्कुल राइट जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कह रहा है हदू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है। क्या माना जाता है, महान ज्ञाता माना जाता है। कह रहा ठुमरी शैली का जो है इन्हें महान ज्ञाता माना जाता है, या फिर ख्याल और पूरा नाम लिखिए भाई, ख्याल गायकी। पूरा नाम क्या है, ख्याल गायकी। ओके, ख्याल गायकी, टप्पा शैली, या फिर ध्रुपद शैली। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। साथ में अगर इससे बहुत ज्यादा पूछा तो इनका घराना पूछा जा सकता है, तो इनका घराना है ग्वालियर। कहाँ घराना है, ग्वालियर, ठीक है ना। इतना आपको क्या करना है भाई, ध्यान रखना। ओके, टप्पा शैली आप ध्यान रखोगे, जो भारत में मुगल काल है, तो उससे ये संबंधित है, मुगल काल। और मुगल काल में भी बेसिकली जो आपका अकबर है, क्या है, अकबर है। तो टप्पा शैली को जो है अकबर ने संरक्षित किया, इसे प्रोटेक्ट किया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहा है यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा था। फिर कथन बी कह रहा है, मतलब दूसरा कथन कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयबद्धि उसने पूछी है, कह रहा 1997 से 2002 तक थी। तो बिल्कुल राइट जवाब है, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की ही अवधि थी। तो इसमें दोनों राइट होने चाहिए, मतलब ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस काफी है तो यहाँ पे मैं समझा पाऊंगा। आ जाइए भाई, क्या आते हैं पंचवर्षीय योजनाएं पे। ओके, पंचवर्षीय योजना। ओके, अगर पूछे कि भाई पंचवर्षीय योजना जो है ये लागू कौन करता था, इसका निरीक्षण कौन करता था, इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता था, तो आंसर आपका आएगा योजना आयोग। क्या आंसर आएगा, योजना आयोग। क्या आंसर आएगा, योजना आयोग। और इसकी स्थापना योजना आयोग की 1950 में की गई, और कब से कब तक ये चला योजना आयोग, 2000
15 तक योजना आयोग आपका चलता है। योजना आयोग का पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते, जो वर्तमान पीएम होंगे तो वही आपके अध्यक्ष होते, ठीक है ना। तो पीएम कौन थे उस समय पहले भारत के भाई 1950 में, तो कौन थे, नेहरू जी, पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर पहले उपाध्यक्ष पूछे, क्या पूछे, पहले उपाध्यक्ष पूछे, तो उपाध्यक्ष आपके कौन होंगे भाई, गुलजारी लाल नंदा, कौन, गुलजारी लाल नंदा, कौन हो गए, गुलजारी लाल नंदा। ये वही गुलजारी लाल नंदा है जो भारत के 2 बार मात्र 13 दिनों तक पीएम बने थे। कितने दिनों तक, तो 13 दिनों तक 2 बार पीएम रह चुके हैं, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, 3 तो आपको ध्यान ही रखना है, प्लस आपको 8वीं बस खाली मॉडल ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहली कब, तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। इसके ठीक 1 साल के बाद में, कब, ठीक 1 साल के बाद में, अर्थात 1951 से और 5 वर्ष तो 1956 तक चली। और ये योजना जो थी वो हेरोड मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। दूसरी, तो दूसरी भाई 56 से 6, 5, 11, 61 तक चली। यहाँ पे 1900 मान लेना, खाली 56 नहीं लिखा है, मैं बोल तो रहा हूँ ना, जल्दबाजी के चक्कर में मैं आधा ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये किसके मॉडल पे आधारित थी, नोबिस या लोबिस, ठीक है ना। तो इनके मॉडल पर ये क्या थी, आपकी आधारित थी। पहले पंचवर्षीय योजना में जो बात कही गई थी, प्राथमिकता दी गई थी, या सबसे अधिक जिस चीज पे जोर दिया गया था वो कृषि थी। क्या थी, कृषि थी, ठीक है ना। इस पे जोर दिया गया, कृषि पे, या कह सकता है कि खाद्यान्न पे। कृषि ना देके आपका आंसर क्या हो सकता है, खाद्यान्न भी हो सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे अगर पूछे भाई किस पे जो है जोर दिया गया था, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो उद्योग धंधे थे उन पर भी दूसरी योजना ने फोकस किया कि भारत में जैसे भिलाई, क्या नाम है, भिलाई, और कौन, दुर्गापुर, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्टील प्लांट है, तो इनकी भी स्थापना जो है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई, ठीक है ना। तीसरी कब की जाएगी, तो तीसरी भाई 1961 से और 1966 तक, ठीक है ना। और ये किस मॉडल पे आधारित थी, या किस अर्थशास्त्री के दिमाग की उपज थी, तो नाम आएगा गाडगिल। नाम क्या आएगा, गाडगिल नाम आएगा, ओके, क्या नाम आएगा, गाडगिल नाम आएगा। वही पूछा जाता है 8वीं, गुन्नार मिर्डल, एक नाम याद रखोगे, गुन्नार मिर्डल नाम ध्यान रखना, ठीक है ना। वही योजना अवकाश अगर पूछे, योजना अवकाश, ठीक है ना, योजना अवकाश पूछे, तो योजना अवकाश आपका जो है 1966 से और 1969 तक रहा। हाँ, तब से कब तक, 1966 से 1969 तक आपका योजना अवकाश रहा। एक 6वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है कि भाई जो नाबार्ड है, जो क्या है आपका नाबार्ड है, उसकी स्थापना या उसका गठन कब किया गया, तो 1982 में। और कभी कभी तो वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है, तो कह देता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। और शिवरमन, ये समिति का नाम है, शिवरमन समिति बोल लो, आयोग बोल लो, तो इसकी सिफारिश पर इसकी क्या की जाती है, स्थापना जो है की जाती है, ठीक है ना। वही एक 12वीं पंचवर्षीय योजना और ध्यान रखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। इसका मतलब है 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से और 2017 तक रही थी, ठीक है ना। इस पे जो है किसकी बात कही गई, तो सतत विकास की बात इसमें कही गई। किसकी, सतत विकास, या इसको ही दूसरी भाषा में हम संधारणीय विकास कहते हैं। क्या बोलते हैं, संधारणीय विकास बोलते हैं, ठीक है ना। बोर्ड भाई कम पढ़ रहा है, सारा का सारा भर रहा है, ठीक है ना। समझ में आया, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज hit the like button, okay, and share more and more as possible, okay। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। कर्नाटक का मुख्य त्योहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है।
ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है उगादी, ऑप्शन सी है श्री विटप्पा, ऑप्शन डी है बसव जयंती। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उगादी। जो त्योहार है आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। ओके, कुछ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे उगादी बिल्कुल नो डाउट जो है पूछा जाता है। ऐसे कर्नाटक का एक डांस पूछा जाता है यक्षगान। ओके, यक्षगान जो है डांस कहाँ का है भाई? नृत्य कर्नाटक का ही है। ओके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा झारखंड के वर्तमान सीएम कौन है? मोहन यादव, ऑप्शन बी मोहन चरण मांझी, ऑप्शन सी चंपाई सोरेन, ऑप्शन डी है देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन डी क्या है? देवेंद्र फडणवीस। तो यहाँ पे जो मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। चंपाई सोरेन 2024 में झारखंड के नए सीएम बनाए गए। इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मोहन यादव 2024 में असल में लगभग में 7 से 8 राज्यों में चुनाव हुए और वहां पे सीएम जो है वो आपके नियुक्त किए गए। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। मोहन यादव आपके एमपी से हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? मतलब एमपी के वर्तमान में सीएम है। मोहन चरण मांझी जो आप उड़ीसा है, क्या है? जो उड़ीसा है तो वहां के क्या है? सीएम है। वहीं जो देवेंद्र फडणवीस है ये आप जो महाराष्ट्र है, क्या है? जो महाराष्ट्र है तो वहां के वर्तमान सीएम है। और ध्यान रखिए भाई, राजस्थान का ध्यान रख लीजिए। एक किसका ध्यान रखेंगे? राजस्थान का। तो राजस्थान के जो है वो भजन लाल शर्मा है। क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। ठीक है। जम्मू कश्मीर भाई, जम्मू कश्मीर भी तो नए अभी बने हैं 2024 में रिसेंटली, ठीक है ना। तो क्या नाम है? उमर अब्दुल्ला। ओके, दिल्ली के ध्यान रखिए भाई, दिल्ली के पहले जो आपके केजरीवाल जी थे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर बाद में जो अतिशी करके हैं एक लेडी महिला, तो उन्हें दिल्ली का नया सीएम जो है वो आपका बनाया गया है। तो क्या इतने सीएम आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है ना। कुछ और नई इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कि जो 16वां वित्त आयोग है, क्या है? जो 16वां वित्त आयोग है तो उसका अध्यक्ष बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका नाम है अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। ये वही अरविंद पनगड़िया है जो कि आपका जो मैं छुट्टी पाई लगा रहा हूं भाई, नीति आयोग है। जो क्या है आपका? नीति आयोग है। उसके पहले क्या थे आपके उपाध्यक्ष? क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे। ये वही अरविंद पनगड़िया है। ओके, ठीक है। जैसे पूछे भारत के जो 51वें हैं जो सीजेआई है वो कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस, क्या नाम है? जस्टिस संजीव जो खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है महोदय, ये क्या बनाए गए हैं? भारत के 51वें अर्थात नए सीजेआई बनाए गए हैं। ओके, और देख लीजिए जो नई राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं तो उनका भी नया ही जो है मतलब नई ही उनकी नियुक्ति हुई है। तो इनका नाम है विजया। क्या नाम है? विजया रेहटकर। क्या नाम है? विजया रेहटकर इनका नाम है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट नई नियुक्तियां मिल रही है हमें। चलिए आप इतना ही ध्यान रखिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2011 की जनगणना में भारत में
लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। जस्ट मैंने दूसरा या आई थिंक पहला सवाल करवाया था, तो उसमें बहुत डिटेल के साथ में बताया था। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 889, ऑप्शन बी कह रहा है 890, ऑप्शन सी कह रहा है 943, ऑप्शन डी कह रहा है 923। तो इसका राइट जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन सी 943 बताया था। या थोड़ा सा क्वेश्चन से ही हम थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। पूछेगा कि भाई लिंगानुपात को परिभाषित करें। किसको? लिंगानुपात को परिभाषित करें, या परिभाषा इसकी क्या है, या लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो बताओगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, हम लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। वहीं अगर साक्षरता दर की बात करें कि भाई बताइए जो साक्षरता दर है, ठीक है ना, साक्षरता दर है, तो वो बताओ क्या होती। तो बताओगे भारत में महिला और पुरुष जिनकी आयु कम से कम 7 वर्ष से अधिक है, 7 वर्ष से कितनी है, प्लस है, यह 7 वर्ष है, 7 वर्ष से कम नहीं। तो ऐसे लोगों की संख्या जिनकी आयु कम से कम 7 वर्ष है, वो पढ़ और लिख सकते हैं, दोनों काम कर लेते हो, पढ़ना भी आता हो और उन्हें राइटिंग करनी भी आती हो, तो उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, साक्षरता दर बोलते हैं, या फिर उन्हीं को हम साक्षर बोलते हैं। ठीक है ना। जनगणना के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हम थोड़ी सी ले लेते हैं। जनगणना क्या जरूरी जानकारी है? जरूरी जानकारी यह है कि जो जनगणना अगर पूछे, पहली जनगणना भाई पूछे, पहली जनगणना अगर पूछे तो बताओगे सन 1872 में, और लॉर्ड मयो, क्या नाम बताओगे, लॉर्ड मयो। असल में उस समय जो लॉर्ड मयो था वो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, सॉरी वायसराय, क्या था, वायसराय, क्योंकि 1857 में जो है इस पद का नाम बदल दिया जाता है, इसलिए क्या बोलेंगे भाई, वायसराय बोलेंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी। फिर अगर पूछे पहली नियमित जनगणना, क्या पूछे, पहली नियमित जनगणना, ठीक है ना। तो पहली नियमित जनगणना आपकी सन 1881 में और जो है किसके समय काल में होती है, तो लॉर्ड रिपन के समय में होती है। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में कराई जाती है। पूछा जाएगा कि भाई जो 2011 की जनगणना थी, तो कुल मिला के यह 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जो है आपकी जनगणना थी। ओके, क्या कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छूट रहे हैं? क्या छूट रहे हैं तो मैं बता देता हूं, एक बार देख लेता हूं भाई। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी तो जानकारी जो है मैं और भी जो है ध्यान रख सकते हो। जैसे जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें पूछा जाता कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 29 प्रश्न जो हैं आपके पूछे गए थे 2011 की जनगणना में। ओके, अगर और पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है ये विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, तो आंसर बताओगे 17%। क्या आंसर बताओगे? हालांकि 16 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन आप ओवरऑल जो है मोटे तौर पे इतना परसेंट जो है आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1964 ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है 1964 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1861 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1863 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1862 में। तो इसका जो राइट जवाब आपका होगा वो ऑप्शन डी होगा। 1862 में भारत में जो है क्या की गई, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो उसकी स्थापना की जाती है। आइए अब थोड़ा जो न्यायपालिका होती है, जो कोर्ट होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर भारत में पूछे कि भाई पहली सुप्रीम कोर्ट या जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप बताओगे 1774 में। कहाँ? कोलकाता में। क्या बताओगे? कोलकाता में। ओके, कोलकाता में। और पूछे कि भाई इसके पहले जज कौन थे, इसके पहले अगर जज पूछ ले कौन थे, तो बताओगे
इलीजा, या कहीं कहीं पे ए भी बना होगा, ठीक है ना, एलिजा एम्फे इसके क्या थे, पहले जज थे, ठीक है ना, क्या थे, पहले जज थे। अगर पूछे कि भाई उच्च न्यायालय, देखो वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे ऊपर होता है, ये आपका हाई कोर्ट है। तो 1862 में ही भारत की 3 स्थानों पर, या कह सकते हो 3 शहरों पर जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। एक तो जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं, तो बॉम्बे जो आपकी हाई कोर्ट है, क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। फिर दूसरी जगह पे मद्रास, क्या नाम है, मद्रास जो हाई कोर्ट है, तो उसकी भी स्थापना 1862 में ही की जाती है। और प्लस जो आपकी कोलकाता या बंगाल कह सकते हो, कोलकाता, ठीक है ना, तो इन तीनों की स्थापना जो है कब की जाती है, 1862 में ही की जाती है। ओके, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो इसमें मात्र और मात्र 3 जज थे। कितने थे, 3 जज थे। वर्तमान में अगर पूछे भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वर्तमान में आपकी SC है, क्या है, जो वर्तमान में आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें कितने जज हैं, तो बताओगे 33 + 1। 33 + 1 का मतलब क्या है, 33 आपके जज हैं, और एक जो श्री जस्टिस खन्ना जी हैं, वो भारत के CJI हैं, उन्हें ही CJI बोला जाता है। तो कुल मिला के 34 हैं। कितने हैं, कुल मिला के 34 हैं। ओके, और इससे एक संबंधित जो आर्टिकल होता है उसको ध्यान रखोगे, आर्टिकल 124, ठीक है ना, क्या ध्यान रखोगे, आर्टिकल 124 जो है आप ध्यान रखेंगे। ओके, वहीं पे पूछता है कि भैया जो क्या होती है आपकी क्या बोलते हैं भाई उसे, रिट, ठीक है ना, पूछा जाता है कि भाई रिट क्या होती है, रिट, तो बताओगे रिट क्या है। रिट असल में जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, भारत में 2 ही जो कोर्ट्स हैं, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो आपकी रिट जारी कर सकती हैं। क्या जारी कर सकती हैं, रिट जारी कर सकते हैं। वो भी 5 प्रकार से रिट जो है जारी की जाती है, ठीक है ना। रिट होती क्या, असल में रिट एक विशेष पावर होती है। क्या होती है, एक विशेष पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि साझा नहीं करता। यहां पर भाई क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हो। यहां पे कह रहा है नहीं करता, मतलब साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, कह रहा त्रिपुरा के साथ में साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी कह रहा है सिक्किम के साथ में साझा नहीं करता है, या ऑप्शन सी मेघालय के साथ में साझा नहीं करता है, या ऑप्शन डी मिजोरम के साथ में साझा नहीं करता है। तो इसका राइट जवाब क्या होना चाहिए, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। ऑप्शन बी क्या, सिक्किम के साथ में बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है ना। थोड़ी बात कर लेते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश भारत के साथ में 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और भारत सबसे अधिक अपने पड़ोसी देश के साथ में अगर सीमा साझा करता है तो वो आपका बांग्लादेश ही है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक सीमा, ठीक है ना, सबसे अधिक सीमा। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 1972 में जो है क्या बनता है, आपका एक नया देश बनता है। इसको ही पहले हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक है ना। और थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके बीच में लाइन को क्या कहते हैं, या तो बोल लो आप 3 बीघा कॉरिडोर। क्या बोलोगे, 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है ना, 3 बीघा कॉरिडोर, या इसे ही हम रेड लाइन भी कह सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ओके, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। क्या इतनी जानकारी ध्यान रख सकते हैं आप। और जान सकते हो जैसे बांग्लादेश जो है उसमें 4 राज्य हैं, जैसे एक तो ढाका है, इसकी राजधानी क्या है, ढाका है, खुलना है, ढाका खुलना चटगांव, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आप जो है बांग्लादेश के बारे में रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। आगे और थोड़ा जान लेते हैं। त्रिपुरा जो है ना, ये मतलब बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। त्रिपुरा भी करता है, मेघालय भी आपका जो है करता है, मिजोरम भी आपका करता है। ओके,
थोड़ा मेघालय के बारे में हम जान लेते हैं। मेघालय आपका इंपॉर्टेंट है। मेघालय जो है ना, मेघालय में आप ध्यान रखेंगे गारो खासी जयंतिया गारो खासी जयंतिया, ये आपकी क्या है, मेघालय राज्य की जनजातियां भी हैं। क्या है आपकी, मेघालय राज्य की जनजातियां भी हैं और मेघालय राज्य की ये पहाड़ियां भी हैं। क्या है, जो हिल्स होती है ना, वो भी ये मेघालय राज्य की है, क्योंकि जो जनजाति हैं वो इन्हीं पहाड़ों पे रहती हैं, इन्हीं पहाड़ियों पे रहती हैं, तो उन्हीं पहाड़ियों के नाम से भी उन्हें भी जाना जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि भाई जो खासी जनजाति है, मोनिस राम, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मोनिस राम, अगर इतना मैंने बता दिया तो आप समझ जाएंगे। मोनिस राम वो जगह है जहां पे भारत में सबसे अधिक बारिश होती है, तो वो खासी पहाड़ी में ही आपकी स्थित है। ओके, चलिए और देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? कह रहा 1937 में मिला या 1933 में मिला या 1935 में या फिर 1931 में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या राइट जवाब हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात केंद्रीय बैंक का मतलब समझ रहे हो, केंद्रीय बैंक की जब हम बात करते हैं तो इसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। इसी को हम केंद्रीय बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसकी को हम केंद्रीय बैंक बोलते हैं। इसी को हम सरकार का बैंकर बोलते हैं, सरकार का बैंक अथवा बैंकों का बैंक अथवा बैंकों का बैंक बोलते हैं। ठीक है ना, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक बोलते हैं। सीधी सी बात, बैंकों पर जो नियंत्रण स्थापित करती है या बैंकों को जो रेगुलेट करती है वो आपकी आरबीआई ही है। आरबीआई की स्थापना तो हम जान ही चुके हैं, कब हुई थी? तो भाई एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, 1935 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग कमीशन, इसको ही दूसरे नाम से जाना गया, जिसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी क्या किया गया, जाना गया। ठीक 2 साल के बाद में अर्थात 1937 में पहले जब स्थापित की गई थी तो इसका एचओ जो था वो आपका कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन ठीक इसके 2 साल के बाद में इसका एचओ चेंज कर दिया गया और आपका कहाँ बना दिया गया? मुंबई बना दिया गया। कहाँ बना दिया गया? मुंबई बना दिया गया। ठीक है ना। पूछे कि भाई इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो आप बताएंगे ओजबॉर्न स्मिथ इसके क्या थे? पहले गवर्नर थे। ओके। अगर पूछे कि इसके पहले भारतीय गवर्नर, क्या पूछे? पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछे तो बताओगे सी.डी. देशमुख। क्या बताओगे? सी.डी. देशमुख आप बताएंगे। ओके। और अगर पूछा जाए कि बताइए क्या भारत की जो आरबीआई है उसमें कोई महिला गवर्नर है क्या? तो नहीं, अभी तक के इतिहास में महिला गवर्नर अभी तक नहीं बन पाई है। इसका अगर प्रमुख काम पूछे, क्या पूछे कि भाई इसका जो है मुख्य काम क्या होता है आरबीआई का? तो आरबीआई के मुख्य काम यही होते हैं, नोटों का निर्गमन करना। क्या करना? नोटों का निर्गमन। नोटों का क्या करना? निर्गमन का मतलब है प्रिंट करना, छापना या मुद्रा का साफ करना, मुद्रा को बनाना। तो ये इसका क्या है? मुख्य काम है। दूसरा मुख्य काम क्या है? बैंकों को रेगुलेट करना, बैंकों को क्या करना? रेगुलेट करना इसका काम है। ठीक है ना। और क्या जानकारी रख सकते हो यहाँ पे? हाँ, इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है। तो भाई राष्ट्रीयकरण कब होगा इसका? 1949 में इसका क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण जो है आपका कर दिया जाता है। ओके। और कोई जानकारी बची हुई है क्या? और ध्यान रख सकते हो, पूछा जाता है कि भाई आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, तो वो कई जगह आपकी स्थापित है, जैसे
देवास एक जगह है, वहां पे नासिक, देवास के बाद में नासिक जो महाराष्ट्र वाला है, वहां पर भी इसकी क्या है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पे जो पैसे वाला कागज है वो छपता है, तो यहीं पे देवास है, नासिक है, ठीक है ना, यहाँ पे इसके कागज जो छापे जाते हैं। ओके, चलिए आज जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि 2024 में किसे भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया गया है। ऑप्शन ए है रेखा शर्मा को, ऑप्शन बी है रितु बाहरी को, या फिर ऑप्शन सी है नीना सिंह को, या ऑप्शन डी है विजया रहटकर को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विजया रहटकर को भारत की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी नई अध्यक्षा 2024 में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो विजया रहटकर हैं वो महाराष्ट्र राज्य की महिला अध्यक्षा थी, महिला आयोग की अध्यक्षा थी, ठीक है ना। वही जो नीना सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, भारत की पहली आईपीएस महिला है, भारत की पहली महिला आईपीएस, जिन्हें जो CISF होता है उसका महानिदेशक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? महानिदेशक जो है बनाया गया है, ठीक है ना। रितु बाहरी, अगर रितु बाहरी पूछे तो यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड की जो HC है, हाई कोर्ट है, उसकी पहली मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ओके, रेखा शर्मा कौन है? तो रेखा शर्मा जो है इनसे पहले जो भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थी वो आपकी रेखा शर्मा ही थी। एक नाम आप लोकपाल का भी ध्यान रख सकते हैं, लोकपाल, ठीक है ना, लोकपाल। तो नाम है मणिक राव खानविलकर, मणिक राव खानविलकर। ओके, ये क्या है? ये भारत के नए लोकपाल जो है बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए कि भाई लोकपाल अधिनियम कब भारत में लाया गया, तो 2013 में जो है लोकपाल अधिनियम भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। पहले अगर लोकपाल पूछे तो पिनाकी चंद्र घोष होंगे। कौन होंगे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो आइए अब हम जीएस का पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। कह रहा है फटाफट से, ठीक है ना। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बिना कहे हुए लाइक करें। कह रहा है कि रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। ऑप्शन कह रहा है यहाँ आकाश को चूमने वाली कई इमारतें हैं, तो कह रहा है इनके स्थान पर ऑप्शन में से कौन सा शब्द आएगा? बेमिसाल इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, या ऊंची इमारतें हैं, या विशाल इमारतें हैं। तो बात चाहे सब कुछ सही हो सकती है, लेकिन कह रहा है कि इसके स्थान पे क्या आएगा? तो जो आकाश को चूमने वाली है इसके स्थान पर गगनचुंबी। हम बोलते हैं ना, गगनचुंबी का मतलब बहुत ऊंची। हम कहते हैं कि भाई जब हम शहर जाते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पे जो इमारतें होती हैं वो ऐसा लगता है कि इतनी ऊंची होती हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आसमान को टच कर लेंगी, छू लेंगी। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। बेमिसाल का मतलब क्या होता है? बेमिसाल का मतलब होता है जिसकी मिसाल ना दी जा सके, जिसकी मिसाल ना दी जा सके, ठीक है ना। या कह सकते हैं अपनी भाषा में जिसके कोई जो किसी के टक्कर में ही ना हो, ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बेमिसाल बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला कह रहा है यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज ही किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक होता है जिससे यह पता लगा जा पाता है कि उस देश का अतीत क्यों है, उस देश का वर्तमान क्या है और देश का भविष्य क्या है। इनमें से कह रहा है क्या गलत है? जिससे यह पता लगा जा सकता है कि उस देश का अतीत क्यों है। राष्ट्रीय ध्वज ही किसी भी देश का प्रतीक होता है, उस देश का वर्तमान क्या है और देश का भविष्य क्या है।
तो इसमें कह रहा है कि गलत वाला पोर्शन क्या है, तो इसमें जो गलत वाला पोर्शन हो जाएगा आपको पढ़ के ही लग रहा होगा, जिससे यह पता लगाया हो सकता था लेकिन यहाँ लगा जा पाता है तो गलत है, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। विकास की आवाज में बहुत खटास है, ऑप्शन बी है। प्यास है, ऑप्शन सी है। मिठास है, या ऑप्शन डी है दर्दनाक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या है, मिठास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में मुहावरा दिया हुआ है और कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दाम लगाना, दाम जानते हो ना, कीमत, दाम का मतलब क्या होता है, कीमत। कह रहा इसका मतलब क्या होगा, मोल भाव करना, या फिर कुछ पैसे देना, या फिर मूल्य आंकना, या फिर पैसे देने में आनाकानी करना। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, अगर वो दाम लगाता तो फिर आनाकानी करता, तो वो दाम लगाता ही क्यों भाई, वो तो खरीदना चाहता है ना, तभी तो दाम लगाना है, लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मूल्य आंकना। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मूल्य आंकना। अगर मान लिया उसने दाम लगा दिए और आपको सौदा मंजूर नहीं है तो आप उसके दाम वापस कर देते हो, या उससे बोलते हो कि भाई इतने में जो है ये चीज हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। बड़बाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं, या समिधा कहते हैं, या फिर जठराग्नि कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, समुद्र में लगने वाली जो आग है उसे हम बड़बाग्नि या फिर बड़वानल, बड़वानल या फिर बड़वानल कहते हैं। और जो जंगल में या कह सकते हो वन, ठीक है ना, इसमें जो आग लगती है उसको हम दावाग्नि बोलते हैं। क्या कहते हैं, दावाग्नि। समिधा का मतलब क्या होता है, जो हवन करने में जो जिस लकड़ी का यूज किया जाता है, लकड़ी का जो यूज किया जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। जठराग्नि का मतलब क्या होता है, पेट आ जाए, पेट या फिर जठर में लगने वाली आग आपकी क्या कहलाती है, जठराग्नि कहलाती है। ध्यान कैसे करोगे, बड़वानल और दावाग्नि में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो दोनों के लिए मैं बहुत अच्छी लिंक बता रहा हूं। आप अगर पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी का लगभग में 72% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, अर्थात समुद्र ही समुद्र है। क्या है, समुद्र ही समुद्र है। तो बताओ, बड़ा आ रहा ना, बड़ा, तो बड़ा क्या है, समुद्र है, ना कि जंगल है। और जंगल में अगर एक बार आग लग गई तो उसको दबाना मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है, दबाना मुश्किल है। तो जो जंगल की आग होगी उसे हम लिंक के द्वारा याद रख सकते हैं, उसको हम दावाग्नि या दावानल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पर्यायवाची बताओ। बुद्धिमान का पर्यायवाची बता दो भाई, क्या होगा इसमें। कुल मीन्स बुद्धिमान होता है, घर मीन्स बुद्धिमान होगा, या दोषी मीन्स बुद्धिमान होगा, या फिर ज्ञानी मीन्स बुद्धिमान होगा। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी को ही क्या बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं। लोग बोलने लगते हैं, कभी कभी आप किसी को कोई सजेशन दीजिए, कोई राय दीजिए, तो लोग बोलते हैं भाई तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज्यादा जो है सलाह किसी को दे रहे हो, ठीक है ना। इसमें भी अशुद्ध वाले बात को हमें फाइंड आउट करना है। पर्यावरण के प्रति लोगों को उसका महत्व समझाने और जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है इसमें से गलत क्या है, और जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 जून का दिन पर्यावरण के प्रति लोगों का उसका महत्व समझाने विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं बता दूं इसमें कोई भी गलती नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प चुने। मेरे अग्रज का विलोम इनमें से बताना है। भाई, तो भाई नहीं भाई। अनजान, ये तो जो जान मतलब उसका वो होता है ना। संकेत, ये भी नहीं होगा। अनुज, अग्रज मीन्स क्या होता है, अग्रज मीन्स होता है बड़ा, और वहीं अनुज मीन्स क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। और या तो ये बोल लो अनुज का विलोम क्या होगा, अग्रज, या बोल लो अग्रज का विलोम क्या होगा, तो आंसर आएगा अनुज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में शीर्ष विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। नेकी और पूछ पूछ। लोग कहते हैं किसी के यहाँ जाओ तो लोग अक्सर ये जो है मुहावरा कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। ऑप्शन ए है
काम करने के लिए स्वयं समर्थ ना होना, ऑप्शन बी है पूछ के कोई काम करना, ऑप्शन सी है गलत काम करके सफाई देना, ऑप्शन डी है भलाई करने में क्या पूछना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भलाई करने में क्या पूछना। नेकी मीन्स ही मतलब होता है भलाई, क्या होता है भलाई। अच्छा, एक इसी के मिलते जुलते एक मुहावरा और पूछा जाता है। लोग कहते हैं कि भैया नेकी करी, क्या पूछते हैं, कहते हैं नेकी करी और बदी मिली, मिली कैसे, बदी मिली। तो इसका मतलब क्या होता है, नेकी मीन्स होता है अच्छा, मतलब उन्होंने तो अच्छा व्यवहार किया है किसी के साथ में, अच्छा बिहेव किया है, लेकिन फिर उस आदमी ने जिसके साथ में उन्होंने अच्छा किया, उस आदमी ने जो पलट के व्यवहार किया है वो कैसा किया है, गलत। कैसा किया है, गलत किया है, क्योंकि बदी मीन्स यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन 10, पर्यायवाची शब्द अनाथ का कह रहा है, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नाथहीन या आजा या समान या सम्मान। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथहीन इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इसका जो है आपका विलोम पूछे तो अनाथ का सनाथ क्या होता है, अनाथ का सनाथ। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। कह रहा है इसमें गलत वाला भाग कौन सा है, फैसला लिया जाएगा, क्या गलत है, मेरे हिसाब से तो सही है। ऑप्शन बी चर्चा होगी और ऑप्शन सी नीति के ऊपर, ऑप्शन डी आज नई शिक्षा। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत है। यहाँ पे ऊ नहीं होना चाहिए, नई शिक्षा नीति पर क्या होना चाहिए था, पर चर्चा होगी, ना कि ऊपर। ऊपर की बात थोड़ी ना, उस पर होगी ना। क्वेश्चन 12, तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेड़ गिर गए। कह रहा है इसमें एक निरर्थक शब्द है, उसको पहचानिए। निरर्थक का मतलब क्या होता है, एक सार्थक होता है, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई सेंस निकले, कोई अर्थ निकले। निरर्थक इसका ठीक उल्टा होता है, जिसका कोई भी मतलब, कोई भी सेंस नहीं निकलता है। तो अनेक, भाई इसका तो मतलब निकलता है एक से अधिक। तूफान इसका भी मतलब निकलता है, वजह इसका भी मतलब निकलता है, लेकिन बेड़ का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13, विलोम शब्द याद करना है कटु का, मृदु, शब्दहीन, नरम या फिर सुख। तो कटु मीन्स क्या होता है, कटु मीन्स होता है कैसे, वो लोग बोलते हैं भाई उसके जो बोल है बहुत ज्यादा कटु है। कटु का मतलब कड़वे, क्या है, कड़वे हैं। ठीक है ना। अब याद क्या करना है, विलोम। तो भाई मृदु, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि मृदु मीन्स क्या होता है, मीठा। मृदु मीन्स क्या होता है, मीठा होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कोष्टक में कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प चुनिए। आज बहुत दिनों के बाद बाहर, बाहर ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, असल में यहाँ पे अर्ध लिखा है। क्या लिखा है, अर्ध लिखा है। मैं अर्ध लिखता रहा, लेकिन ये वाला जो है वर्ड मुझे मिले नहीं कहीं पे। आज बहुत दिनों बाद बाहर अर्ध चांद दिखाई दे रहा है। कह रहा अर्ध का आपका क्या तद्भव क्या होगा, आधा, गीध, अछवाट या गोत। तो राइट जवाब आधा। क्या मतलब होगा इसका, आधा। अर्ध क्या है इसका, आधा का तत्सम है। ठीक है। क्वेश्चन 15, 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। छावनी, पहले इसको पढ़िए। पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है, छावनी। अरे भाई यहाँ पे तो हमारी आर्मी रहती है ना, तो ये फिर कैसे हो जाएगा ना, छावनी। ओके। ऑप्शन बी चंपू, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी छेनी। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छेनी। जंगम क्या होता है, जंगम का मतलब होता है जो चलायमान हो, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं आराम से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जंगम बोलते हैं। इसका उल्टा होता है स्थावर, एक ही जगह पे रहने वाला स्थावर कहलाता है। अब ऐसे आपको पैसे दिए जाएंगे और जिनमें आपको ये वर्ड जो है वो भरने होंगे। तकनीक के कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा, को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तकनीक के उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर पकड़ को लेकर या इच्छा को लेकर या दुरुपयोग को लेकर। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दुरुपयोग को लेकर। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, उपयोग नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो पैसेज में बात कही गई है, तो जो तकनीक है
उसके जो मिसयूजेज हैं, जो दुरुपयोग हैं, जो उसके गलत परिणाम निकालते हैं, उसके बारे में बात कही गई है, ना कि उपयोग के बारे में बात कही गई है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दुरुपयोग। दूसरा देखिए, को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो गलत जताई या आवश्यकता जताई या बधाई जताई या चिंता जताई, तो क्या जताई जाती है भाई? चिंता जताई जाती है। तो वहां पे नंबर 2 पे क्या आना चाहिए? चिंता, अर्थात क्वेश्चन 17 का राइट जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, चिंता। फिर कह रहा यहाँ पे देखिए 3 की जगह पे क्या आएगा? जताई। वह यह बताती है कि उसके गलत आ गया ना, उसके गलत यूजेज दिए, तो गलत क्या है? सुशील की प्रवृत्ति बढ़ी जा रही है। एक तरफ गलत भी कह रहा है, एक तरफ सुशील भी कह रहा है, तो बिल्कुल मतलब इसका कोई मेल ही नहीं मिल रहा है, कोई मैच नहीं मिल रहा है। प्रकाश की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन 18 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वहां पे क्या भरा जाएगा? इस्तेमाल। ओके, 4 पे देखिए, कह रहा है प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन शोक संबोधित करते हुए, भाई दीपावली क्या शोक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी मनाएंगे? तब तो बहुत गजबी बात हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपावली मिलन कार्यालय संबोधित करते हुए, तो कार्यालय संबोधित करेंगे, गलत है भाई। घटना, मिलन घटना संबोधित करते हुए या दीपावली मिलन समारोह संबोधित करते हुए, तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समारोह को संबोधित करते हुए। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए एक बार, यहां तक तो हम लोगों ने कर ही लिया था ना। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह बताया दी होना चाहिए, गलत हो गया। यह जानकारी दी कि उनका भी डीप फेक वीडियो सामने आया है, या फिर यह उत्साह दी, तो भाई उत्साह कैसे हो सकता है ना? तो यहाँ पे समझाया नहीं, यहाँ पे जानकारी दी कि उनका भी डीप फेक वीडियो सामने आया है। तो राइट जवाब क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन बी, जानकारी यहाँ पे भरा जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो है आपका कंप्लीट एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट था, जो कि 2022 के एग्जाम में आपका आ चुका है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।